हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा बेयस थ्योरम। बेयस थ्योरम प्रोबेबिलिटी चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और ये इजी भी है। ये बेयस थ्योरम कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले कर चुके हैं ना, उसी के ही कॉन्टिन्यूएशन में बेयस थ्योरम है। पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि ये होता क्या है। देखो, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ना दो बैग हैं। एक है बैग ए, दूसरे का नाम है बैग बी। दो बैग्स में हमारे पास कुछ कॉम्पोजिशन ऑफ बॉल्स है। कैसे? बैग ए में रेड बॉल 5 है और मेरे पास ब्लैक बॉल भी 5 है। तो बैग ए में टोटल कितने बॉल्स हुए? 10। ऐसे ही आप बैग बी में लेके चलो। बैग बी में रेड बॉल है 4, ब्लैक बॉल है 6, तो टोटल कितना हुआ? ये 10 हुआ। इस कुछ और भी हो सकता है कि ऐसे नहीं कि इसमें 10 हो इसमें भी 10 होना चाहिए, इसमें 4 और इसमें 16 भी हो सकता है। ठीक है ना? तो बैग ए का कॉम्पोजिशन, बैग बी का कॉम्पोजिशन, ऐसे हमारे पास दो इवेंट्स हैं। इस टॉपिक के अंदर दो से ज्यादा भी इवेंट हो सकते हैं। बैग सी, बैग डी, ऐसे आगे भी जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ दो बैग्स हैं। अब क्या हुआ, इसमें से हमने क्या करना है, एक बॉल सेलेक्ट करना है। एक बॉल सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक। तो बॉल को सेलेक्ट करने के लिए अगर मैं आगे बढ़ता हूं मतलब फॉरवर्ड, आगे क्या करूंगा? पहले बॉल सेलेक्ट नहीं होगा, पहले क्या होगा, एक बैग सेलेक्ट होगा। तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ बैग। पहले तो मैं बैग को सेलेक्ट करूंगा कि भाई इसमें से निकालना है कि इसमें से निकालना है। बैग को सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं एक कलर को सेलेक्ट करूंगा या बॉल को सेलेक्ट करूंगा। तो स्टेप 2 मेरा होगा सिलेक्शन ऑफ बॉल। यही होगा ना, तो हमारा स्टेप है। अब बेयस थ्योरम में क्या होता है, आपको यह बोल देगा कि हमारे पास 2 बैग, 3 बैग, 4 बैग्स हैं। इसमें से हमने एक बैग को सेलेक्ट किया। बैग को सेलेक्ट करने के बाद एक बॉल हमने निकाला, वो बॉल रेड निकल गया। तो सिलेक्शन ऑफ बॉल, कलर भी कौन सा? रेड निकल गया। अब वो आपसे पूछेगा कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बैग ए या बैग बी में से हो। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी दे देगा। इस इवेंट हो चुका है, ये हमें गिवन होगा। ये वाला इवेंट हो गया है, ये हमें गिवन होगा। अब वो कहेगा कि बैग ए या बी में से निकला हो बॉल, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसे हम बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अगर मैं फॉरवर्ड चलूं, आगे बढ़ूं, तो पहले तो मैं बैग को सेलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद बॉल को सेलेक्ट करूंगा। पर अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बॉल आपने सेलेक्ट कर लिया और उसका कलर भी नोन है। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ए बैग में से हो या बी बैग में से हो। अगर आपसे उल्टा ऐसे चलने को बोलेगा तो उसे हम बोलते हैं बेयस थ्योरम। ठीक है? बेयस थ्योरम बेसिकली है क्या? ये बेयस जो है, नाम जो है फेमस मैथमेटिशियन का नाम है, 18th सेंचुरी का मैथमेटिशियन है। ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला उसी ने ही इन्वेंट किया था। तो उनके द्वारा दिया गया फॉर्मूला जो है उसी को ही हम अप्लाई कर रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। ये तो ये बेयस थ्योरम नाम बता रहा था कि नाम कैसे पड़ा, वो एक मैथमेटिशियन के ऊपर पड़ा हुआ नाम है। तो ये क्या है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज कर हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इतना कंसेप्ट बहुत है। फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है, क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है और हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मूव करता हूं। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पे देखो। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, while another bag 2 contain 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bag and is found to be red. अब देखो, उसने एक बॉल निकाला और वो बॉल कौन सा कलर का था? रेड तो निकल गया। एक इवेंट हो गया ना इसमें, रेड तो निकल गया। 2 बैग थे, 2 में से हमने एक बैग को सेलेक्ट कर फिर हमने एक बॉल निकाला, बॉल का कलर रेड तो निकल गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज फ्रॉम बैग 2। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि ये बॉल जो है वो बैग 2 से निकाला गया हो। जो मैं आपको समझा रहा था वैसा ही है ना, सेम क्वेश्चन है। अब इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है ये सीखते हैं अभी हम। देखो, बैग 1 और ये बैग 2, इसमें हमारे पास रेड 3
और ब्लैक 4, टोटल कितना हुआ? 7 बॉल्स है हमारे पास। ऐसे ही बैक 2 में रेड 5 और ब्लैक 6, तो टोटल ये कितना हुआ? 11। अब देखो, प्रोसीड करने से पहले बेस थ्योरम के सभी क्वेश्चंस में हमें पहले लेट करना पड़ता है। हमारे पास कितने बैग्स हैं? यहां पर बैग 2 है ना, इसे बोलते हैं इवेंट 1, इवेंट 2। E1 और E2 इस नाम से डिनोट करा जाता है। तो सबसे पहले आप लेट करना, लेट E1 इक्वल टू बैग 1 इज सेलेक्टेड। पहले तो बैग को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, बॉल तो बाद में निकलेगा। और E2 बैग 2 इज सेलेक्टेड। 2 बैग्स थे तो E1 और E2। अगर 3 बैग्स होंगे तो E1, E2, E3 ऐसे लेट कर लेना। एक और, हमें ए एक इवेंट है, उसे भी लेट करना होता है। ए क्या होता है? ये बेस थ्योरम के सभी क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूं। ए क्या होता है? ए एक ऐसा इवेंट होता है जो ऑलरेडी हो चुका होता है। आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएगा ये। ए एक ऐसा इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका होता है। इस क्वेश्चन में क्या हो गया? देखो कितना क्लियर गिवन है वो। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाला फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इज फाउंड टू बी रेड। फाउंड टू बी रेड, एक बॉल निकाला और वो रेड निकल गया ना। जो इवेंट हो चुका होता है वही ए होता है इन क्वेश्चंस में। रेड बॉल इज ड्रॉन। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? हर बार एक ए नाम का इवेंट आपने लेट करना है, और ए क्या होता है? जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो। अब बेस थ्योरम को कैसे प्रोसीड करा जाता है? सबसे पहले तो जिसमें हमारे पास 2 इवेंट होते हैं ना, हमें टोटल पहले 4 प्रोबेबिलिटीज निकालनी होती है। हर बार 4 प्रोबेबिलिटी। वो किस किस की प्रोबेबिलिटी होती है? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइड बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइड बाई E2। अब आप कहोगे ये सब क्या चीज है? समझाता हूं। E1 और E2 क्या है? बैग 1 इज सेलेक्टेड, बैग 2 इज सेलेक्टेड, यही था ना। अब आपके आंखों के सामने 2 बैग्स पड़े हुए, आप इस बैग को सेलेक्ट कर रहे हो। पहले तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 50-50% होगा ना। आप या तो इसमें हाथ लगाओगे या इसमें हाथ लगाओगे। तो दोनों बैग को सेलेक्ट करने की इक्वल प्रोबेबिलिटीज होती है जब कुछ मेंशन नहीं हो, है ना। 50-50%। तो इस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, ऐसे ही बैग 2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। अगर बाय चांस क्वेश्चन में 3 बैग बोलेगा तो तीनों बैग को सेलेक्ट करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी। कैसे? 1/3, 1/3, 1/3 लिख देना। अगर यही आपके पास 4 बैग्स होंगे तो E1, E2, E3, E4 होगा ना। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। समझ आ रहा है यहां तक है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 ये कौन सी प्रोबेबिलिटीज हैं? A/E1, A/E2। अच्छे से समझना। E1 का मतलब ये क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में? ये E1 ऑलरेडी हो चुका। दैट मीन्स हमने फर्स्ट बैग को सेलेक्ट कर लिया। E1 ये ना, बैग 1 इज सेलेक्टेड। फर्स्ट बैग को सेलेक्ट कर लिया, उसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी। ए क्या था? रेड बॉल। इस वाले बैग को सेलेक्ट कर लिया, इसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी। रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 1। बहुत सिंपल है। देखो, रेड है कितने हमारे पास? 3। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्लियर है? समझ आ रहा है? रेड कितने थे? 3 और टोटल था 7, तो 3/7 बन गया। ऐसे ही बैग 2 पे देखो एक बार आप। बैग 2 में रेड कितना है? 5 और टोटल कितने हैं? 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 कैसे निकलेगा ये? 5 डिवाइड बाई 11। क्लियर है यहां तक? तो हर बेस के क्वेश्चन में पहले आपको ये 4 प्रोबेबिलिटीज तो निकालनी ही निकालनी है। ये 4 प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद आगे कैसे मूव करेंगे? देखो, 50% काम तो खत्म हो गया। अब बाकी देखो, अब लास्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, लास्ट स्टेप में मूव कर रहे हैं जहां बेस थ्योरम का फॉर्मूला यूज होगा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन में क्या इवेंट हो चुका था? एक बार ढंग से देखो। वो कह रहा था ना कि रेड बॉल तो निकल गया। जो इवेंट हो चुका है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रखो उसको। ए वाला इवेंट तो हो गया था, रेड बॉल तो निकल गया, वो नीचे करो। ये भी सिंपल। अब ऊपर क्या लिखना है? ऊपर वो लिखना है इवेंट
जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है? एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लो। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाला फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इज फाउंड टू बी रेड, रेड तो निकल गया, जो गिवन है वो नीचे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग 2, अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? वो बैग 2 से निकाला गया हो। तो बैग 2 क्या था हमारा? E2 को लेट किया था ना, हमें E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर रेड बॉल निकल गया हो तो हर बेस थ्योरम के क्वेश्चन में इसी तरीके से फॉर्मूले को ऐसे बनाया जाता है। क्लियर? अब इसको कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका देखो, यहां पर अगर E2 है ना, E2 हमारे फेवर में है, तो क्या करना? पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, ये न्यूमरेटर में आएगा। ये न्यूमरेटर में कैसे आया ये भी समझा देता हूं आपको रेड बॉल निकालना है और वो भी कहां से? सेकंड बैग से, यही ना। रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप बैग 2 को सेलेक्ट करोगे और फिर उसके बाद रेड बॉल निकालोगे, यही होगा ना। तो पहले हमने बैग 2 को सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद रेड बॉल निकाला, तो ऐसे बना हमारा न्यूमरेटर। पहले बैग 2 को सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद रेड बॉल निकाला, तो E2 इंटू A बाई E2। क्लियर? अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में भी बहुत सिंपल है, दो ही इवेंट तो थे, दो इवेंट, एक E1 और E2। तो E1 को प्रोबेबिलिटी जैसे ऊपर लिखा ना E2 वाला, वैसे ही E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, इसे बोला जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता था? या तो हम फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करते, उसमें से रेड निकालते, या मतलब प्लस सेकंड बैग को सेलेक्ट करते फिर उसमें से रेड निकालते। तो ये दो पॉसिबिलिटीज थी ना हमारे पास। प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है उसका फॉर्मूला ही क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम था। बैग 1 को सेलेक्ट करके फिर उसमें से रेड निकालते, या बैग 2 को सेलेक्ट कर उसमें से रेड निकालते। ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम था। इसमें से हमारे फेवर में क्या है? हमें इसका निकालना है। क्लियर? मैं एक बार जल्दी से फिर भी आपको मैं फॉर्मूला एक दूसरे तरीके से भी समझाता हूं, अगर आपको कंसेप्ट में ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और दोबारा समझना हो तो देखो। E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, आप क्या करना हमेशा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A बाई E2 तो ऊपर यूज कर लो, डिवाइड बाई दो इवेंट थे E1 और E2, तो E1 A बाई E1 प्लस E2 A बाई E2। अगर यही आपके पास एक तीसरा बैग भी होता है, बैग 3, तो यहां पे प्लस कर लो P E3 A बाई E3। बस ये है आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला। हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा इस फॉर्मूले में। आप टेंशन मत लेना फर्स्ट क्वेश्चन में। ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको 50% भी समझ आ गया मेरा, दैट मीन्स कि मेरा जो पर्पस था वो अचीव हो गया। 50% फर्स्ट समझ आ गया तो दूसरे तीसरे में आपको पूरा का पूरा बेस थ्योरम समझ आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, इससे पहले कंटिन्यू करते हैं। क्या करना? पहले वैल्यू पुट करनी है। E2 की वैल्यू क्या थी? 1/2 और यहां पर 3/7। A बाई E2 की वैल्यू 5/11, सॉरी 5/11 डिवाइड बाई E1 A बाई E1 A बाई E1 प्लस E2 A बाई E2। 1 इंटू 5, 2 इंटू 11, 22। एलसीएम ले रहा हूं यहां पर मैं अब। ये 3/14 प्लस 5/22। पहले तो मल्टीप्लाई किया है, एलसीएम तो इस स्टेप में मैं लूंगा। एलसीएम लेने के लिए 5/22 डिवाइड बाई 22 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 10 1 2 3 308। ठीक है? अब 22 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 66 प्लस 70। 66 प्लस 70। अब इसको और सॉल्व करना है, इसको अभी हम सॉल्व कर देते हैं। 5/22 मल्टीप्लाई बाई 308 तो ऊपर आ जाएगा और ये 136। ठीक है? अब इसको हम थोड़ा काटा पीटी करते हैं, जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर देंगे इसको। में पहले किससे काटेंगे? ये तो 14 से पूरा कटेगा, ये 2 से कटेगा 7, 65 6 7 8 68, तो ऊपर आ गया 35/68। इससे ज्यादा और नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा 35/68। क्लियर? ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम इसी तर्क पे क्वेश्चन नंबर 2। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको वाकई बड़ा अच्छा लगेगा ये। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में 3 अर्न्स कंटेन 6 रेड 4 ब्लैक, इस बार 3 अर्न है, 4 रेड 6 ब्लैक बॉल, 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स रेस्पेक्टिवली। पहले मैं लिख लेता हूं अर्न 1, इसमें रेड है 6 और ब्लैक है 4, तो टोटल कितना हुआ यहां पर 10 हो गया। ऐसे ही अर्न 2 में रेड 4 है ब्लैक 6 है, रेड 4 और ब्लैक 6, तो टोटल कितना हुआ यहां पर 10 हुआ। अर्न 3 में रेड है हमारे पास 5, रेड है हमारे पास 5, ब्लैक है हमारे पास 5, 5 और 5 कितना हुआ 10, ठीक है। वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इनमें से हमने एक अर्न को सेलेक्ट किया, 3 अर्न है हमारे पास, को E1 E2 और E3 मानेंगे तीनों अर्न को सेलेक्ट करने को, इवेंट को। इनको प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3 1/3 1/3, याद रखना। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इसमें से हमने एक बॉल निकाला, इफ द बॉल इज रेड, अच्छा रेड बॉल तो निकल गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अर्न, अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी को फर्स्ट अर्न से निकाला गया हो। तो यहां पर 3 अर्न्स हैं, तो उसको हम लेट कर लेते हैं, E1 इक्वल टू अर्न 1 इज सेलेक्टेड, E2 अर्न 2 इज सेलेक्टेड, E3 अर्न 3 इज सेलेक्टेड। ऐसे हो गए ना 3 अर्न हमारे पास है। अब ए भी तो एक लेट करना पड़ता है। अब ए क्या होता है, ए क्या होता है, ए एक ऐसा इवेंट है जो ऑलरेडी अकर हो चुका है। वो क्या हो चुका है, आपने क्वेश्चन जब पढ़ा था उसमें क्या लिखा था कि रेड बॉल हमने निकाल लिया, रेड बॉल इज ड्रॉन, जो इवेंट हो चुका होता है वो हमारा रेड। जो हम प्रॉपर तरीके से अगर हम एक रेड बॉल निकालने जाएं तो पहला क्या सीक्वेंस होगा, पहले तो हम अर्न को सेलेक्ट करेंगे और फिर रेड बॉल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, बॉल को सेलेक्ट करेंगे वो बॉल रेड होगा, यही होगा 2 सीक्वेंस में। तो अब इसमें क्या बोल दिया कि रेड बॉल तो सेलेक्ट हो गया, अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अर्न 1 में से हो, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बॉल का कलर तो उसने बता दिया, अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो अर्न 1 में से, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। जब भी रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो हम क्या यूज करेंगे, हम बेस थ्योरम यूज करेंगे, ऐसे आइडेंटिफाई हो जाता है क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम आगे। इसमें हमारे पास 3 अर्न है, तो हमें टोटल 6 प्रोबेबिलिटीज सबसे पहले हमें निकालना होगा, E1 E2 E3, साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3, 3 प्रोबेबिलिटीज हमें निकालनी होगी। अब ये क्या क्या है, E1 E2 E3 तो क्या हमारी अर्न है ना, 3 अर्न आपके सामने पड़ा हुआ है। अब किसी को भी सेलेक्ट करो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, 1/3 1/3 और 1/3, 1/3 1/3 और 1/3। जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 था ना हमारे पास बैग, उनको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2, यहां पर 3 है तो 1/3 1/3 1/3। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, A by E1 का मतलब क्या है, अर्न 1 में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, अर्न 1 में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, रेड है 6 टोटल है 10, है सिंपल। अब आप गेस करो जल्दी फटाफट, अर्न 2 में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये रहा अर्न 2, रेड है 4 टोटल है 10, तो 4/10, ये भी सिंपल। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A by 3, A by E3, अर्न 3 में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/10। क्लियर हुआ यहां तक। अब बढ़ते हैं बेस थ्योरम के फॉर्मूले को कैसे पुट करेंगे, क्या यूज करेंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है वो नीचे, रेड बॉल तो हमने निकाल लिया, वो तो डिनोमिनेटर में रखो। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कौन से अर्न में से निकाला हो, अर्न 1 में से, फर्स्ट अर्न। फर्स्ट अर्न क्या था हमारा E1। कैसे पुट करेंगे इसका फॉर्मूला, यहां E1 है ना ऊपर E1, तो आप क्या यूज करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, ठीक है। अब डिवाइड भी तो करना है, डिवाइड क्या करना है, डिवाइड करा जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी से। टोटल क्या क्या, E1 E2 E3, यही था ना 3, तो E1 से स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्लस
और 2 पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस तीसरा भी ऑन है हमारे पास, उसको भी यूज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना है, अब तो बहुत सिंपल सा काम रह गया, जो वैल्यूज हम निकाल चुके हैं ना नीचे, ये वैल्यूज हमें ऊपर पुट करना है। पुट कर देते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 था 6/10, डिवाइड बाई 1/3 6/10 प्लस 1/3 इंटू 4/10 प्लस 1/3 इंटू 5/10। समझ आ रहा है आप लोगों को कैसे वैल्यूज पुट कर रहा हूं? ये तो फॉर्मूला बना दिया बेस थ्योरम का, और जो हम 6 प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर। पुट करने के बाद आखिरी स्टेप, इसको सॉल्व करके एक छोटा सा आंसर निकाल दो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या रहेगा। देखो इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात पता क्या है, 3 इंटू 10 30, यहां भी 30, यहां भी 30, यहां भी 30, सारे 30 कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, हो गए, कट गए सारे 30। ठीक है ना, तो 30 कटने के बाद ऊपर क्या रह जाएगा, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5। सिंपल सा है, इसमें एलसीएम वगैरह कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पिछले से ज्यादा इजी ये है। 6/15, 6/15, 6 और 15 तो कट सकता है ना 3 के टेबल से, जितना हो सके छोटा उतना छोटा कर दो, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है 2/5। क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाता है, पर बिलीव मी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वाकई बड़ा इजी है, क्योंकि ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस क्वेश्चंस में भी, इस टॉपिक में भी हम मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, 60% लोग तो हॉस्टल में रहते हैं, एंड 40% आर डे स्कॉलर। जितने भी टोटल स्टूडेंट है 60% तो हॉस्टल में रहते हैं और 40% डे स्कॉलर है। डे स्कॉलर का मतलब वो स्टूडेंट जो अपने घर से स्कूल जाता है और स्कूल से वापस घर आ जाता है। ठीक है, डे स्कॉलर है हमारे पास 40%। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। जितने भी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो उनमें से सिर्फ 30% बच्चों को ही ए ग्रेड मिलता है। ए ग्रेड एक ऊपर टॉप लेवल का कुछ मार्क होगा, तो 30% बच्चों को ए ग्रेड मिल जाता है। और बी उसके आगे, एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। पर जो डे स्कॉलर हैं, जितने भी बच्चे डे स्कॉलर हैं, उनमें से सिर्फ 20% स्टूडेंट ही ए ग्रेड अटेन कर पाते हैं। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज। एक बच्चे को हम सेलेक्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ही हैज एन ए ग्रेड। क्या हो गया क्वेश्चन में, जिस बच्चे को हमने सेलेक्ट किया उस बच्चे को ए ग्रेड मार्क्स तो मिल चुके हैं। ए ग्रेड वाला बच्चा सेलेक्ट हो गया। अब या तो वो बच्चा हॉस्टलियर होगा या वो डे स्कॉलर होगा, दो ही तो है पॉसिबिलिटी। ए ग्रेड वाले स्टूडेंट को तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब या तो वो हॉस्टलियर होगा या डे स्कॉलर होगा। आपसे क्या पूछ रहा है वो, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेलेक्टेड स्टूडेंट हॉस्टल में रहने वाला हो। तो यहां पर 2 इवेंट हैं, E1 और E2। क्या क्या, या तो वो स्टूडेंट हॉस्टल में रहता हो या वो डे स्कॉलर हो। तो हम E1 स्टूडेंट इज हॉस्टेलियर, हॉस्टल में रहने वाला बच्चा है वो, और E2 स्टूडेंट इज डे स्कॉलर। डे स्कॉलर को हमने E2 मान लिया है। दो ही तो था पॉसिबिलिटी, या तो हॉस्टल में रहने वाला बच्चा या डे स्कॉलर, E1 और E2। और बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन में एक चीज क्या होता है, ए क्या होता है, ए एक ऐसा इवेंट होता है जो ऑलरेडी अपीयर हो चुका होता है, ऑलरेडी हैपेंड। वो ऑलरेडी हैपेंड क्या है हमारे पास, वो ऑलरेडी हैपेंड है कि एक स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया और उस स्टूडेंट के पास ए ग्रेड है, ए ग्रेड है। तो ए इक्वल टू स्टूडेंट गेट ए ग्रेड। ए ग्रेड तो बच्चे को मिल गया, तो उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे ए। क्लियर है ये? अच्छा, अब हमें क्या करना होता है,
4 प्रोबेबिलिटीज निकालनी होती है, पी E1, पी E2, पी ए बाई E1, पी ए बाई E2, 4 प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। अब E1 और E2 क्या है इसके अंदर हमारा, E1 और E2 का मतलब है कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चे कितने परसेंटेज हैं और डे स्कॉलर कितने परसेंटेज हैं। ये दोनों ही हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, 60% और 40%। तो ये तो हो गया हमारा 60/100, ये हो गया हमारा 40/100। क्लियर? अच्छा, 60% और 40% तो हमने ये लिख दिया। अब हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है A बाई E1 और A बाई E2। A बाई E1 और A बाई E2, इसका क्या मतलब है, अगर हॉस्टल में रहने वाले बच्चे को सेलेक्ट करें, उनमें से A ग्रेड कितने लोगों को मिलता है। A क्या था हमारा, स्टूडेंट गेट A ग्रेड, A ग्रेड कितने बच्चों को मिलता है, ये हमें गिवन है। A ग्रेड वाले स्टूडेंट जो हैं वो है 30%, 30/100। और ये दूसरा भी हमें गिवन है कि A ग्रेड वाला स्टूडेंट अगर वो डे स्कॉलर हो तो वो है सिर्फ 20%। गिवन है ना क्वेश्चन में दोनों ही, जो गिवन था मैंने वो वैल्यूज पुट कर दी यहां पर। क्लियर? अब हमें क्या करना पड़ता है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो कैसे बनता है फॉर्मूला, वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में जो एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रखना। बेस थ्योरम में हमेशा ए वाला जो इवेंट है वो ऑलरेडी हैपेंड होता है, तो हमेशा ए नीचे आएगा। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें हॉस्टेलियर की निकालनी है कि डे स्कॉलर की निकालनी है। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में कह रहा था कि हॉस्टेलियर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हॉस्टेलियर की प्रोबेबिलिटी E1, यही था ना E1 हमारा ये, तो E1 बाई ए निकालना है। अब तो शायद आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा क्या करना है, नहीं थोड़ा बहुत और भी डाउट है तो इस क्वेश्चन से आप उसको भी क्लियर कर लो। E1 है ना ऊपर ये, तो E1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, ये न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे, दो इवेंट थे E1 A बाई E1 प्लस बीच में प्लस का साइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। क्लियर है? अगर कोई ऐसा ही तीसरा इवेंट होता तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3, ऐसे डिनोमिनेटर हमारा बढ़ता चला जाएगा। मैक्सिमम 4 होता है, मैंने क्वेश्चन में देखा है 4 इवेंट, E1 E2 E3 E4, इससे ज्यादा इवेंट नहीं मिलते हमें। क्लियर यहां तक है? अच्छा, अब हमारा काम क्या रह गया, इसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वैल्यूज भी पुट कर देते हैं फटाफट। तो E1 की वैल्यू कितनी थी, 60, 60/100 मल्टीप्लाई बाई 30/100 डिवाइड बाई 60/100 मल्टीप्लाइड बाई 30/100 प्लस 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 20/100। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो, यहां पे 100 इंटू 100 10,000, यहां 10,000, यहां 10,000, यहां 10,000, सारे 10,000 कट गए हमारे। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 1800, नीचे 60 इंटू 30 1800 प्लस 40 इंटू 20 800, 1800 डिवाइड बाई 2600 2600, 2020 उड़ा दो, 18/26, 18/26 और छोटा हो सकता है, 2 से तो कट ही सकता है ना, काट लो उसको वहां पे, 9/13। तो 9/13 हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। अब समझ आ रहा है? 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, धीरे धीरे आई होप कि आपको समझ आना स्टार्ट हो गया कि किस टाइप से क्वेश्चन होता है और क्या उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, हम कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपका हाथ सेट हो जाएगा फॉर्मूले के अंदर ही। और हाँ, आप मेरे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करना एक बार, मैंने आपको एक पीडीएफ का फॉर्म दिया हुआ है, पीडीएफ का लिंक है, उसमें से कई सारे और क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। मैं ये चाहता हूं कि आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं और समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन ये कह रहा है, देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है, 1 इज 2-हेडेड कॉइन। पहला कॉइन क्या है, 2-हेडेड। 2-हेडेड कॉइन क्या होता है, जिसके आगे और पीछे दोनों में सेम फेस होता है, 2-हेडेड कॉइन। ठीक है, आपने वो मूवी देखी है शोले, अमिताभ बच्चन जेब में एक सिक्का लेके घूम रहा होता है, आगे भी जॉर्ज किंग और पीछे भी जॉर्ज किंग की फोटो होती है, वो है 2-हेडेड कॉइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम। दूसरा सिक्का जो है ना वो थोड़ा बायस्ड कॉइन है। अब जितनी बार भी टॉस करते हो, हेड आने का चांस 75% होता है, टेल का सिर्फ 25। वो हेर फेर वाला सिक्का है, बायस्ड कॉइन है वो। और तीसरा जो है
एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। तीसरा सिक्का एक नॉर्मल कॉइन है जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50-50%, उसे बोलते हैं अनबायस्ड कॉइन। वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चूजन एट रैंडम। हमने क्या किया, इन तीनों में से एक कॉइन को सेलेक्ट किया, ठीक है, आगे, एंड टॉस्ड, इट शोज हेड, और क्या आ चुका, हेड तो आ गया। अब हेड या तो वो टू हेडेड कॉइन का होगा, या वो बायस्ड कॉइन का होगा, या वो अनबायस्ड कॉइन का होगा, कुछ भी हो सकता है वो तीनों में से, पर हेड तो आ गया। याद रखना, बेस थ्योरम में जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका होता है उसे हम हमेशा ए लेट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो टू हेडेड कॉइन हो। स्टार्ट करते हैं, देखो बहुत सिंपल तरीके से। E1, E2, E3, तीन इवेंट है और इसमें एक और लेट करना पड़ता है, ए, जो ऑलरेडी हो चुका होता है। E1 क्या है, तीन टाइप के कॉइन्स है ना हमारे पास। E1 है हमारा टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन को हम E1 लिख लेते हैं। E2 क्या होगा, बायस्ड कॉइन, जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% है, वो कॉइन है वो। तीसरा कॉइन क्या था, अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन एक नॉर्मल कॉइन को बोला जाता है। तीन सिक्के थे तो मैंने E1, E2, E3 लेट कर लिया उसको। ए क्या हो चुका है, ऐसा इवेंट जो ऑलरेडी हैपेंड हो, ये मिलता ही मिलता क्वेश्चन में हमें। क्या हो गया था, हेड तो आ गया, हेड ऑन ए कॉइन, हेड तो आ गया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो टू हेडेड कॉइन हो। तो तीन इवेंट है, E1, E2, E3 ऊपर है ना। हमें टोटल 6 प्रोबेबिलिटीज पहले निकालनी है बेयस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले। अब आपको समझ आ गया तो वीडियो पॉज करो, जल्दी फटाफट आप करना स्टार्ट कर दो, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए वीडियो आगे देखना जल्दी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3। E1, E2, E3 आपके सामने ये तीन कॉइन्स हैं, इन तीनों को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। तो इनको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3। ऐसे ही आपके सामने अगर सिर्फ दो कॉइन होते हैं, उनको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दो कॉइन्स में 1/2 और 1/2 होता। अगर यही चार कॉइन्स कुछ होते हैं, चार, तो फिर 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। अच्छा, A by E1, ए का मतलब हेड, हेड फ्रॉम टू हेडेड कॉइन। अगर टू हेडेड कॉइन है तो उसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 100% होगी, 100%। 100% का मतलब क्या होता है, 1। टेल तो आ ही नहीं सकता उस कॉइन में, दोनों तरफ ही हेड है वो, है ना। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100%, दैट इज 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। अगला क्या है, बायस्ड कॉइन, इसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो, 75%। 75% क्या होता है, 75/100, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 3/4। तीसरा कौन सा कॉइन था, नॉर्मल कॉइन था। नॉर्मल कॉइन पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, हाफ, 50-50%। तो हेड आने की 50% प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स 1/2। अब आपने ये 6 प्रोबेबिलिटीज निकाल दिया। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, वो है बेयस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे। रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, बेयस थ्योरम यूज करते हैं। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में ए हमें गिवन था, हर बार बेस में ए तो गिवन ही होता है, वो तो नीचे ही आएगा। अब आपको समझ आ गया होगा हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें निकालनी है कि जो हेड आया है ना, ये टू हेडेड कॉइन का हो। टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन क्या था हमारा, E1। ये कैसे निकाला जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1। ऊपर अगर E1 है तो E1 इंटू A by E1 डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या था टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, फिर बीच में साइन प्लस। अब E1 के बाद E2 लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, फिर प्लस। तीसरा भी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3। क्लियर।
अब हमने ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये जो 6 प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली थी इसकी वैल्यू ऊपर आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दो, आपका क्वेश्चन खत्म। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 अगेन 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, 1/3 1/3 1/3 1/3 हर जगह से आप रिमूव कर दो, कट गया ना ये, यहां से हम कॉमन लेंगे तो 1/3 और 1/3 से 1/3 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा 1, यहां 3/4 और यहां पर 1/2। क्लियर? यहां पर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको अभी, तो 1 डिवाइड बाई एलसीएम कितना आ जाएगा 4, इसे 4 लाने के लिए 4, यहां 3 और यहां 2। मैथ्स का रूल, डिनोमिनेटर के जो नीचे होता है कहां जाता है, ये मल्टीप्लाई में चला जाता है ना ऊपर, तो ये तो आ गया 4, इन तीनों को ऐड करते हैं 6 7 8 9, तो आपका फाइनल आंसर है 4/9। समझ आ रहा है? अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चारों क्वेश्चन अब समझ आना स्टार्ट हो गया होगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा भारी लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था और समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 4-5 क्वेश्चन करने के बाद ये टॉपिक वाकई बड़ा इजी होना स्टार्ट हो जाता है। और आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको रियलिटी में ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ईजी लगेगा आपको। क्लियर है? चलो अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो हमारा, अभी और भी क्वेश्चंस आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, जब तक आपको मैं पक्का ना कर दूं छोड़ूंगा नहीं इस वीडियो में मैं। बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ये रहा आपके स्क्रीन पे। 5th क्वेश्चन, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है एक्सीडेंट होने की, 0.01, 0.03 और 0.15। दैट मीन्स 1%, 3% और 15% रेस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस किया हुआ था ये या तो वो ट्रक वाला होगा या स्कूटर वाला या कार वाला, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट तो हो गया, एक्सीडेंट तो हो गया। जो हो चुका होता है क्या मानना उसे, हाँ ए मानना है उसे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो स्कूटर ड्राइवर हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11th 12th में और कॉलेज लेवल में कई बार मैं सेम क्वेश्चन को देख चुका हूं मैं, ये अच्छे से समझना, पर क्वेश्चन बहुत इजी है, रिपीटिशन और फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा है क्वेश्चन की। चलो स्टार्ट करते हैं। ईवन क्या है हमारा, कौन सा था वो, स्कूटर ड्राइवर था, ईवन था स्कूटर ड्राइवर, E2 कार ड्राइवर और E3 ट्रक ड्राइवर। यही थे ना 3 इंश्योर्ड पर्सन ने, स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर। और ए भी तो लेट होता है, ए क्या होता है क्वेश्चंस में, ए एक ऐसा इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका होता है। क्या हो गया, पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, यही बता रहा था ना क्वेश्चन में, पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, ये क्या है हमारा ए मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इसके नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 और लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। ठीक है, अच्छा अब स्कूटर ड्राइवर्स कितने हैं, यहां पे ये तीनों की तीनों जो ड्राइवर्स हैं ये इक्वल नहीं है। स्कूटर ड्राइवर 2000 है, कार ड्राइवर 4000 और ट्रक ड्राइवर 6000। तो स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2000 बाई इन तीनों का टोटल कितना हुआ 12000, 2000 बाई 12000, 2000 बाई 12000। तो 0 0 काट लो, मैं और छोटा नहीं कर रहा, 2/12 पे छोड़ रहा हूं, 2/12। बाद में एलसीएम लेके काटने में मुझे इजी रहेगा इसलिए। ऐसे कार ड्राइवर की क्या प्रोबेबिलिटी है, कार ड्राइवर थे 4000, 4000 बाई 12000 दैट मीन्स 4/12। ठीक है, 0 0 काट दिए। ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी 6/12। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब उनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ए मतलब क्या है एक्सीडेंट, यही लेट किया था ना, पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आती है इसकी 1%। 0.01 का मतलब क्या होता है, पॉइंट हटाओगे तो 2 0 नीचे लग जाएगा ना, 1/100, तो 1/100 है। ऐसे ही इसके एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है,
इसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.03, दैट मीन्स 3%। और तीसरे वाले ट्रक वाले की क्या प्रोबेबिलिटी है 15%, 15/100। तो ये 6 प्रोबेबिलिटी तो हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, बेस थ्योरम फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, अब आप स्टार्ट करो फटाफट जल्दी से। मैं यहां लिखता हूं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक्सीडेंट तो हो चुका, नीचे तो हमेशा ए आएगा। अब ऊपर क्या लिखा जाए, या तो वो E1 होगा या E2 होगा या E3 होगा। क्या है वो, एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, वो स्कूटर ड्राइवर हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। स्कूटर ड्राइवर कौन था हमारा, स्कूटर ड्राइवर था E1। ठीक है, फॉर्मूला बना दें जल्दी फटाफट। E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। ये सारी की सारी वैल्यूज हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, जल्दी करते हैं। ये 2/12, 4/12, 6/12, 2/12 इंटू 1/100 डिवाइड बाई 2/12 1/100, 4/12 3/100 प्लस वो कितना था 6/12 इंटू 15/100। ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 100 1200, यही 1200 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये कैंसिल नहीं किया था, तो यहां सॉल्व करने में मेरे को इजी हो गया। देखो ये, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 1 2, इधर 2 इंटू 1 2, इधर 4 3 12, 6 इंटू 15 90। क्लियर। अब जल्दी से और आगे सॉल्व करो उसको। 2/90 100 104, इसको काटेंगे तो 1/52। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 1/52। क्लियर है, समझ आ गया। ठीक है, इजी लग रहा है ना अब तो क्वेश्चन आपको। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। ठीक है, इसमें पार्ट 2 भी मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी सिखाऊंगा उसमें मैं। चलो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 2 groups are competing for a position on board of director for a corporation. The probability that the first and second group will win are 0.6 and 0.4 respectively. पहला ग्रुप जीत जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6, दूसरा ग्रुप जीत जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकेंड ग्रुप विन्स। अगर पहला ग्रुप जीत जाता है तो उसके द्वारा मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी, इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी वो है 0.7। अगर दूसरा ग्रुप अगर जीत जाता है तो उसके द्वारा एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। ठीक है, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय सेकेंड ग्रुप। वो कह रहा है कि न्यू प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया हो। न्यू प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया हो। स्टार्ट करते हैं। E1 और E2। E1 क्या है, ग्रुप 1 विन, फर्स्ट ग्रुप विन, और यहां पर ग्रुप 2 विन या सेकंड ग्रुप विन लिख लो आप। 2 ग्रुप थे ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो E1 और E2 हो गए। वो A क्या हो चुका, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, जो हो चुका था उसे हमेशा A लेट करा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम 4 प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। ठीक है, ये 4 प्रोबेबिलिटीज। पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप को क्या क्या है जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6। 0.6 का मतलब क्या होता है 6/10, पॉइंट हटा के नीचे एक 0 डाल दिया। दूसरे ग्रुप की जीतने की प्रोबेबिलिटी 4/10, 0.4 गिवन है ना, पॉइंट हटाकर नीचे 10। ठीक है, और मैं काट नहीं रहा इसको। अगर फर्स्ट ग्रुप जीत जाए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7, दैट मीन्स 7/10।
अगर यही सेकंड ग्रुप जीत जाता है, उसके द्वारा प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 बता रहता है, तो 3/10 लिख लेता हूं उसको। तो ये 4 प्रोबेबिलिटी तो तैयार है अपने पास। अब मूव करते हैं बेयस थ्योरम वाले पार्ट पे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नीचे हमेशा ए, समझ आ गया आपको? जो चीज हो चुका था वो नीचे, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गया वो नीचे। अब या तो ये न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट ग्रुप से इंट्रोड्यूस हुआ था या सेकंड ग्रुप से, 2 ऑप्शंस हैं। हमें किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी? वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप का मतलब E2 की निकालनी है। बनाओ फॉर्मूला फटाफट आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ऊपर E2 है ना, इसलिए E2 A/E2। नीचे क्या होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। क्लियर? अब इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो वैल्यू पुट करते हैं। ये था 4/10 मल्टीप्लाइड बाई 3/10 डिवाइड बाई 6/10 इंटू 7/10 प्लस 4/10 इंटू 3/10। यही था। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। अब जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वीडियो में, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करना, आंसर भी रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करके चलना। तो यही आपकी प्रैक्टिस है ये, ठीक है? इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना। साथ में पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप जरूर प्रैक्टिस करना। और एक और बात, इस वीडियो को खत्म होने के बाद मैं पार्ट 2 भी डिलीवर करूंगा, उसमें भी कुछ काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इस पार्ट से मेरा ये पूरा टॉपिक कवर नहीं हुआ, अच्छे से बिल्कुल आपको सीखना है, तो पार्ट 2 भी आप जरूर देखना इसके बाद। चलो 4 3 12, 6 इंटू 7 42 और 12, तो ये बना 1254। ठीक है, इसको और छोटा कर लो। किससे कटेगा? ये 6 के टेबल से कट जाएगा, 2/9। क्लियर है? ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर। अब हमने जितने क्वेश्चन हमने कर लिए, 6 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, तो मुझे अब उम्मीद है कि 6 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है फिलहाल इस लेवल को कंप्लीट करने में। तो इन्हीं क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा से प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करने के बाद हम पार्ट 2 में भी हम और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, आपको बहुत अच्छे से वो भी समझ आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन से इस वीडियो क्लास को मैं क्लोज करता हूं। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो हाँ, तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो। और लास्ट में जाने से पहले, अगर आपको मेरा वीडियो क्लास अच्छा लगा हो, आपने कुछ नॉलेज गेन किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में।